हेलो विद कैडियन एआर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूथनेशिया के बारे में। नैतिक सोच और नैतिक उलझनों से भरी इस दुनिया में किस तरह से यूथनेशिया ने लोगों के बीच इच्छा मृत्यु की विवाद और सोच को जन्म दिया। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु, जिसे अक्सर तय हत्या यानी मर्सिंग किलिंग के रूप में जाना जाता है। यूथनेशिया को गुड डेथ भी कहा जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे डेथ को गुड के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। आप सभी का सोचना लाजमी है कि किसी के डेथ को गुड के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। हमारी खोज इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के गलत धारणाओं और कलंक के परतों को छेड़ने से शुरू होती है। यूथनेशिया में जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का काम किया जाता है। इसे गुड डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस आमतौर पर उन रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं और उनसे उनकी पीड़ा सहन नहीं होती। ऐसे स्थिति में पेशेंट के अनुमति के साथ ही, और अगर पेशेंट अनुमति देने के हालात में नहीं है तो उसके परिवार के रिक्वेस्ट पर रोगी को दर्द और पीड़ा से राहत देने के लिए यूथनेशिया के सहारे उसे मौत दी जाती है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक रोगी दर्द और पीड़ा से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, जहाँ पे वह ना ही कुछ सोच सकता है और ना ही अपने बॉडी को मूव कर सकता है। उसे वेंटिलेटर और दवाइयों के सहारे सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जीवित रखा जा रहा है। ऐसे कंडीशन में जहाँ बीमारी लाइलाज हो, इनक्यूरेबल हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से भी जब पेशेंट की हालत सुधारी नहीं जा सकती, तब उस केस में कई कंट्रीज में यूथनेशिया को अप्लाई करकर उस रोगी को मौत देकर उसे मुक्त कर दिया जाता है। यूथनेशिया के अगर टाइप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूथनेशिया। पहला है एक्टिव यूथनेशिया यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें रोगी को लीथल इंजेक्ट करके उसे धीरे धीरे मौत दी जाती है। दूसरा है पैसिव यूथनेशिया यानी कि असक्रिय इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथनेशिया में पेशेंट की ट्रीटमेंट रोक दी जाती है, यानी अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर, दवाई या कोई ट्रीटमेंट से जिंदा है तो उसके ट्रीटमेंट को रोक दिया जाता है और उसे धीरे धीरे मौत दी जाती है। जैसे अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उनका ऑक्सीजन सप्लाई रोक दिया जाता है। अगर वो पाइप के थ्रू खाना और दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनकी सारी चीजें रोक दी जाती है और धीरे धीरे उस पेशेंट की खुद ही मौत हो जाती है। मगर ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया दोनों ही पेशेंट की अनुमति या उसके परिवार के सदस्यों की अनुमति पे ही की जाती है और कई एक्सपर्ट डॉक्टर के देखरेख में की जाती है। हिंदुस्तान में यूथनेशिया का लीगल स्टेटस क्या है? आईपीसी के तहत सुसाइड सेक्शन 309 और अपेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उत्साह सेक्शन 306 क्रिमिनल ऑफेंस। जो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसे 1 साल तक की सजा और जो उसे सुसाइड के लिए उकसाता है उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। और सेक्शन 309 को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 के रेगुलेशन 6.7 के द्वारा यूथनेशिया का प्रैक्टिस को इंडिया में प्रोहिबिट किया गया था। मगर मार्च 2018 के अरुणा सानुभाव केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोमिनेंट जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया की प्रैक्टिस को अलाउ कर दिया, लेकिन सिर्फ पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इंडिया में बैन है। इसका मतलब अगर कोई पेशेंट सिर्फ वेंटिलेटर और मेडिसिन के सहारे जीवित है तो उसके अनुमति पर उसके ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है और उसे मौत दी जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया राइट टू लाइफ डिग्निटी इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ इस प्रोसेस में क्या चेंजेस आए। पहले ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हुआ करता था, मगर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें इस प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डीएम के परमिशन आने जरूरी होते थे, उनके साइन चाहिए रहते थे लिविंग विल पर, मगर अब नोटरी या फिर गैजेट ऑफिसर का अटेस्टेशन यानी अनुप्रमाणन सफिशिएंट है फॉर अ लिविंग विल। पहले पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए प्राइमरी बोर्ड के एटलीस्ट 4 डॉक्टर होते थे जो कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के एक्सपर्ट हुआ करते थे और कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते थे। अब इस नॉर्म को आसान कर दिया गया है जिसमें प्राइमरी बोर्ड से सिर्फ 3 डॉक्टर को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें एक ट्रीटिंग डॉक्टर और 2 अदर डॉक्टर होते हैं और उनके पास अब सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके फील्ड में। पहले प्राइमरी बोर्ड से ऑर्डर आने के बाद भी ट्रीटमेंट को विड्रॉल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, परंतु अब प्राइमरी बोर्ड या सेकेंडरी बोर्ड के ऑर्डर आने के बाद ट्रीटमेंट को 48 घंटे के अंदर विड्रॉल करना होगा। पहले डीएम को मेडिकल एक्सपर्ट के सेकेंडरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट करना पड़ता था, मगर अब हॉस्पिटल को तुरंत ही मेडिकल एक्सपर्ट को लेकर सेकेंडरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट करना होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें।